Hello, my dear aspirants. Welcome into the platform of Shomish. So today we are going to conduct a static class or current affairs class on the all national affairs that are belong to December 1st to December 7th. So let's begin the class. So in the first slide, you people are going to see that it is World AIDS Day, which is celebrated on 1st December every year. Okay. So अगर हम इस एड्स डे के ऊपर थोड़ा बातचीत करें तो इसका स्टोरी देख लेते हैं. वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1st December सिंस 1988. तो पहले जब एड्स डे ऑब्जर्व किया गया था तो ये था 1988 का फर्स्ट टाइम. तो इस बार जो इस इवेंट था तो इसका जो थीम रहा था वो क्या है, इक्वलाइज. ठीक है. तो वर्ल्ड एड्स डे वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन अगस्त 1988 बाय जेम्स डब्ल्यू बर्न एंड थॉमस नेटर. तो इसके ऊपर थोड़ा एमसीक्यू भी हम चर्चा कर ही लेते. चलिए. So the first MCQ is the positive virus of AIDS was isolated in the year of. Actually इसका जो मेन वायरस है HIV वायरस, इसका पहले बार संधान कब मिला था? 1983 को पहले ये रिजीम में आया था कि इसका कुछ ट्रेस मिला था कि HIV करके कुछ वायरस हो सकता है जिसके दौरान एड्स नाम का कोई डिजीज हो सकता है. तो इन 1983 में फर्स्ट टाइम इसका ट्रेस मिला था. देन व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2022? मैंने पिछले स्लाइड में आपको बोला था वो क्या था, इक्वलाइज. देन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द स्पीच मेड बाय व्हिच यूएस प्रेसिडेंट? इट्स बिल क्लिंटन. कौन थे वो प्रेसिडेंट यूएस के? बिल क्लिंटन. ओके. तो चलिए और कुछ एमसीक्यूज है वो भी हम देखते हैं. सो व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड? इट्स December 1st. ओके. And then when was AIDS Day observed for the first time in the world? It is 1988. तो ये जो हमने जो भी एमसीक्यू यहाँ पे आपको लोगों के लिए लगाए हैं ये लो आप ज़रूर आप लोग चेकआउट कीजिए. ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अगला जो स्टोरी है 1st December का ही है. 100 नेशनल मोन्यूमेंट्स इल्यूमिनेटेड टू मार्क इंडियाज एजम्पशंस ऑफ G20 प्रेसिडेंसी. तो देखिए G20 यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे. तो यहाँ पे जो G20 का जितने भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है उन सभी का हमने फ्लैग लगा के एक पिक्चर रेडी किया है आप लोगों के लिए. तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो यहाँ पे G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है. उसका प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया को मिलने वाला है December 1st को. तो इसके दौरान इंडिया के हर एक जगह पे इसको लेके इसका जो थीम है इसको इनिशिएट किया जा रहा है. या G20 का जो लोगो है वो भी इंडिया ने फॉर्म किया है क्योंकि इंडिया भी इसका प्रेसिडेंसी है. तो देखिए जो लोगो फॉर्म किया है G2 और यहाँ पे ये वाला एक लोटस लगाया गया है, उसके ऊपर हमारा जो अर्थ है उसको दिखाया गया है. तो बहुत ही ये जो इवेंट है हाईलाइट किया जा रहा है हर तरफ इंडिया के. तो इसका जो अभी थीम रहेगा G20 का जो प्रेसिडेंसी मिला है इंडिया को, तो उसका जो थीम देखिए वसुकी धाविका कुटुंबकम. ठीक है. और इसका अगर हम दूसरी तरीके से बात करें थीम का, the value of life, human, animal, plant and microorganisms and their interconnectedness on the planet earth and in the wider universe. तो इसका जो मीनिंग है यहाँ पे हमने दिखाया है इसको. तो अभी इसके बारे में और दो एमसीक्यू भी हम देखेंगे. देखिए तो G20 कब एस्टेब्लिश हुआ था? इट्स 1999. ओके. G20 फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश में हुआ था. फिर देखिए which of the following statement is not correct regarding G20. तो यहाँ पे बहुत सारे हमने स्टेटमेंट लिखा है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो देखिए इट्स मेन एम टू एलिमिनेट पॉवर्टी ऑफ द वर्ल्ड. इसका मेन एम पॉवर्टी एलिमिनेट करने का एक्चुअली नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी कंट्रीज है या और भी सपोर्टेड कंट्रीज है इसका जो मेन मकसद यही है कि वेराइटी जो कंट्रीज है उसका अगर कोई भी इकोनॉमिक इशू हो जाए या इकोनॉमिक रिलेटेड डेवलपमेंट कैसे किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको लेके ये बात करता है. तो G20 में इकोनॉमिकल इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इसका मकसद ऐसा नहीं होता है कि इंडिया हो गया या कोई भी इसका मेंबर कंट्री हो गया सबसे हम पॉवर्टी एलिमिनेट करेंगे. ऐसा कुछ फैसिलिटीज या ऐसा कुछ इसका जो वेंचर है नहीं है, ऐसा कुछ एम इसका नहीं है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग. So again, there are some more MCQs. Which of the following city is organized the recent G20 summit going to be held in 2023? So the most important thing for all of us that is India. Okay. So India को मिलने वाला है इसका presidency. What is the theme of the G20 summit happening in India? It is One Earth, One Family and One Future. This is the theme for the G20 summit. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
और कुछ अगर हम यहाँ पे एमसीक्यूज उठाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20, यहाँ पे कौन सा कंट्री G20 का मेंबर नहीं है? तो कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर G20 में नहीं आता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे तरह से बन के आ जाए कि कौन सा कंट्री G20 में है, कौन सा कंट्री G20 में नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिस्ट बना लीजिए एक, और यहाँ पे आप याद कर लीजिए 1 2 करके कि कौन से कंट्री G20 में आते हैं। तो इंडिया हो गया, फिर बहुत सारे कंट्री मैंने यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी शो भी किया है। तो इन सब का नेम नोट करके आप एक यहाँ से लिस्ट बना लीजिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक एमसीक्यू हमारा छूट गया था। व्हेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? इट वाज यूएसए। तो G20 का अगर फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था? यूएसए पे हुआ था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 दिसंबर का ही और एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। तमिलनाडु सीएम इनॉग्रेटेड सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क। ओके, तो तमिलनाडु का जो सीएम है एम.के. स्टालिन जी, उन्होंने किया है एक सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क ओपन किया है। ओके, तो यह कहाँ पे सिचुएटेड है? अरियूर इन तमिलनाडु पे सिचुएटेड है। ठीक है, फोनिक्स कोठारी फुटवेयर, ये जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ठीक है, सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, तो अगर इससे अगर कोई एमसीक्यू बन जाए कि एक इंडस्ट्रियल पार्क कौन से गवर्नमेंट ने कहाँ पे लगाया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीएम हैज इनॉग्रेटेड द सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क, योर आंसर विल बी गोइंग टू तमिलनाडु सीएम। ओके, और तमिलनाडु में ये सिपकोट फुटवेयर पार्क एक नया इंडस्ट्रियल पार्क इसको लगाया गया है। तो अगर हम थोड़ा देख लेते थे, इनॉग्रेशन ऑफ द इतना एकड़ का एक पार्क हो गया, स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन। तो ये क्या करते हैं, स्टेट का जो इंडस्ट्रीज प्रमोशन है उसको प्रमोशन करने के लिए जो पार्क यहाँ पे लगाया गया है। और इनका और ज़्यादा प्लान है कि अगले दिनों में कोयम्बटूर, पेराम्बलूर, मदुराई, वेलोर, ऐसा जो और जगह हो गया, यहाँ पे भी ये लोग इंडस्ट्रियल पार्क लगा के दिखाएंगे कि स्टेट का जो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है वो कैसे डेवलप कर रहे हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन बेसिस काम है बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 1 दिसंबर का और एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। 4 यूएस सोल्जर प्रोमोटेड हाई अप ऑन नंदा देवी ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री अभ्यास है जो अभी कंडक्ट हो रहा है फिलहाल हाल ही में। कहा किस किस में भी हो रहा है, देखिए हम दोनों स्टोरी देख लेते हैं। इन फर्स्ट 4 यूएस आर्मी ऑफिसर्स पार्ट्स ऑफ द 11th एयरबोर्न डिविजन्स वर प्रोमोटेड हाई अप नंदा देवी, इंडिया सेकंड हाईएस्ट हिमालयस पीक। तो इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट हिमालयस पीक कौन है? नंदा देवी। और वहां के पास ही क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द 18th एडिशन ऑफ द यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। यूएस और इंडिया का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है क्या? युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो उस दौरान इन्होंने क्या किया है, हमारा जो नंदा देवी है उसको क्या किया है, पूरा जो वर्ल्ड है उसके सामने क्या किया है, इन लोगों ने प्रमोट किया है। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए इसके सामने सैल्यूट लगा के पिक्चर इन्होंने डाला है, तो इनको ये प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर ले, इन फर्स्ट 4 यूएस आर्मी ऑफिसर्स पार्ट ऑफ द 11th एयरबोर्न डिविजन्स और प्रोमोटेड हाई अप ऑन, कौन सा एरिया प्रमोट किया गया है? नंदा देवी को। ठीक है, इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। ओके, देन लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए 2 दिसंबर में हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो न्यूज है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो ये जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है, ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका नाम क्या है, देखिए NIIT। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम किया गया वर्ल्ड कंप्यूटर डे 1981 में इसको लॉन्च किया गया था। तो देखिए हर जगह पे अगर हम जो भी सेक्टर हो गया, जहां पे भी हो गया, कंप्यूटर को हर एक जगह पे यूज में लिया जा रहा है और विदाउट कंप्यूटर टू डू समथिंग इट इज इम्पॉसिबल फॉर नाउ डेज। ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी डे को मनाया जाता है। अभी 2022 में इसको 2 दिसंबर में मनाया गया है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2022 एंड इट इज फाउंडेड बाय इंडिया बेस्ड कंपनी NIIT। ओके, तो दोनों स्टोरी हम देख लेते हैं रीडिंग करके। December 2 is observed as International Computer Literacy Day. It was started in 2001 by NIIT, world famous Indian computer firm. World Computer Literacy Day was launched in 2001 by an Indian company called NIIT. Okay? तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब से मनाया जाता है? 1981 से मनाया जाता है। इंडिया बेस्ड एक कंपनी ने इसको लॉन्च किया है और 2022 में 2 दिसंबर को इसको मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन जब आ गया तो वहां से हम कुछ स्टैटिक एमसीक्यू वहां से उठाते। देखिए, हु इन्वेंटेड द मैकेनिकल कंप्यूटर? इट्स चार्ल्स बेबेज, ऑल वी नो हिज नेम ना।
नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम्स ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर डिजाइन किया था उसका फर्स्ट जो उसका नेम किया था, इट्स डिफरेंस इंजन। ओके, एक कौन सा टाइप का कंप्यूटर था? इट्स लाइक ए डिफरेंस इंजन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which Indian company launched World's Computer Literacy Day? It's NIIT at 2001. Okay, let's move. देखिए 2 दिसंबर का ही और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर। तो क्वेश्चन अभी देखिए, आज का जो पूरा स्लाइड रहा है, हाँ पूरा दिसंबर का अगर फर्स्ट वीक देखें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, जिसके दिन में कुछ इवेंट मनाया जाता है, कुछ यहाँ पे सेट किए गए हैं, लाइक 1 दिसंबर को क्या हो गया वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को क्या हो गया, 3 दिसंबर को क्या हो गया। अभी हम 2 दिसंबर पे यहाँ पे न्यूज़ किया है, देखिए कि 2 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के तहत मनाया जाता है। तो एक्चुअली क्यों इस डे को चूज किया गया है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, तो देखते हैं। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 2 दिसंबर इन इंडिया बिकॉज it is the Bhopal gas tragedy which was happened in 1984. It was very pathetic event. Okay, so if I pick some questions on Bhopal gas tragedy, which day is observed the National Pollution Day? It's 2 December. Okay, so Bhopal gas tragedy in 1984 took place because किस वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट था ये किसके साथ रिएक्ट किया था? कोई अगर गलती हो गया था, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी रही होगी, जिसके दौरान मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन में आ गया था और वहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया था और बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक इवेंट दैट वाज हैपन इन हिस्ट्री एंड इट इज़ अ very dangerous industrial pollution, we can mention it. Okay, so the another news on 2 December, it is Hornbill Festival of Nagaland. Okay, so it is 23rd Hornbill Festival. तो नॉर्थ ईस्ट के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में ये जो एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसका हम थोड़ा स्टोरी भी देख लेते हैं यहाँ पे। 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल्स इज गोइंग टू टेक प्लेस एट 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। ओके, सो हर साल ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है इसको 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक का ये जो टाइम पीरियड है इसमें मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं, हॉर्नबिल इज एन इंडियन बर्ड ऑल्सो नोन एज कॉन्केव कैस्क्यूड हॉर्नबिल। ओके, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का ये जो फ्लैगशिप कल्चरल इवेंट है कौन से स्टेट का है? ये कौन सा स्टेट का है? नागालैंड का। और नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा। ऑल वी नो दैट। ओके, सो लेट्स मूव। देखिए 2 दिसंबर के और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। तो यहाँ से एक छोटा मोटा एमसीक्यू हम लेते हैं कि जो 12th एडिशंस ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर है ये कौन से आर्मी के बीच में हो रहे हैं एक्सरसाइज? इंडियन एंड सिंगापुर। इसके पहले हम देखे थे युद्ध अभ्यास, वो जो मिलिट्री एक्सरसाइज था वो अमेरिकन इंडियन आर्मी के बीच में हो रहा था। तो और एक दूसरा हो गया अग्नि वॉरियर्स, इज द 12th एडिशन एंड इट इज हैपनिंग बिटवीन द इंडियन एंड सिंगापुर आर्मी। ओके ओके, सो 3rd दिसंबर इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ओके, पर्सन जो डिसेबिलिटीज है इनके लिए 3rd दिसंबर को जो डे है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे के तौर पे। तो अगर हम यहाँ पे पूछते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे कब मनाया जाता है, इट्स 3rd दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो थीम है वो देखिए क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फुलफिलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। सो देखिए यहाँ पे एक बात किया गया है ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन। एक्चुअली जब कोरोना का टाइम था, कोविड-19 आ गया था, ये सडनली हुआ था, तो इसके लिए किसी के गवर्नमेंट के पास कोई भी सोल्यूशन पहले से मौजूद नहीं था। तो तब क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन, हमको ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि कोई भी अगर सडन कोई रैंडम कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे हम उभर पाए। इसके लिए बोला गया है कि ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन चाहिए हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका थीम आप लोग यहाँ पे याद रखिए। और कौन से डे को हम वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे के तौर पे मनाया जाता है इंटरनेशनली, इज 3rd दिसंबर। ओके, नेक्स्ट मूव। यहाँ पे एक राइटर है, देखिए, हुज बुक ऑन चिपको मूवमेंट बैग्स
कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022। तो एक पुरस्कार है जिसके तहत जो भी इसके ये पुरस्कार गेन करते हैं उनको 15 लाख रुपये का प्राइज मनी अलॉट होता है। तो देखिए शेखर पाठक जी जो है उन्होंने चिपको मूवमेंट पे ऊपर एक किताब लिखा है और जिसके दौरान इनको ये प्राइज मिला है, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि चिपको मूवमेंट इज ऑल अबाउट, हर एक बार मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन पे एग्जाम के क्वेश्चन पे आता है। तो द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड विथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ओके, तो आप गलत टिक लगा के नहीं आ जाना कि यहाँ पे आप वाटर कंजर्वेशन दे के आ जाए, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कौन थे ये? शेखर पाठक जी थे जिन्होंने एक किताब लिख के इसमें प्राइज गेन किया था। ओके, सो गाइस मैं एक बात आपको मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरा चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स का जितना भी कंटेंट रहता है वो भी आपको मिलेगा और यहाँ पे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। थैंक यू। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड आप चेकआउट करते थोड़ा। तो देखिए 4 दिसंबर में जो न्यूज़ है वो क्या है हम दोनों देखते हैं। नेशन ऑब्जर्व्ड इंडियन नेवी डे ऑन। तो देखिए इंडिया में जो नेवी डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका थोड़ा हम बैकग्राउंड पहले देखते हैं। ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971 सडनली जो पाकिस्तान है वो इंडिया के ऊपर 3 दिसंबर को अटैक कर दिया था और ये जो अटैक था इसको इंडिया का जो आर्मी थे वो 4 दिसंबर आते थे इसको टैकल कर लिया था और अच्छे तरीके से इनको जवाब दिया गया था इंडिया की ओर से। दोज हु डाइड ड्यूरिंग द पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान वॉर, तो उसके रिमेंबर्स में ये जो हमारा नेशन इंडिया नेवी डे को मनाते तो वो है 4 दिसंबर। ओके, तो नेशन नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को। तो इसका जो मैंने बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिखाया है कि किस लिए ये मनाया जाता है, तो आप ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो 5 दिसंबर, तो देखिए न्यूज़ ऐसा है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑन 5 दिसंबर। तो जब वॉलंटियर ए वर्ड आता है तो ये हमारे दिमाग में क्या आता है? देखिए ए पर्सन हु फ्रीली ऑफर्स टू टेक पार्ट इन एन एंटरप्राइज और अंडरटेक ए टास्क। क्या कहा जा रहा है कि फ्रीली, अगर आप किसी और के लिए फ्रीली कुछ अच्छे से सर्व करना चाहते हैं, यानी वॉलंटियरी वर्क जब होता है तो उसका हम क्या कहते हैं? वॉलंटियरी वर्क। ठीक है, तो इसके लिए 5 दिसंबर को एक वॉलंटियरी डे के तहत इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि इंटरनेशनल वॉलंटियरी डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दिसंबर को। तो अभी जो इंटरनेशनल वॉलंटियरी डे जो सेलिब्रेट किया गया इसका थीम क्या है? देखिए सोलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग, यानी हम वॉलंटियरिंग के थ्रू सोलिडेरिटी को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप ये जो पूरा वीकली है मैंने पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट डे है, नेशन के ओर से देखिए या वर्ल्ड की ओर से देखिए तो उसका बहुत इवेंट का अलग अलग थीम है, तो ये सब आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए ये एक स्टार्टअप है खेती करके। ठीक है, तो ये स्टार्टअप कहाँ पे शुरू हुआ था? एक्चुअली इंडिया में एक स्टार्टअप है खेती। तो इसके दौरान क्या है, एक बॉक्स शेप का एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है जिसके तहत जो छोटे मोटे फार्मर्स है उनको ये दिया जाता है, बहुत ही सस्ते दामों में ये अवेलेबल हो जाता है। तो इसके तहत क्या होता है कि जो फार्मर्स को बहुत ही क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जिनका जो क्रॉप होता है, जो हार्वेस्टिंग का जो मटेरियल्स होता है, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, तो अगर ये लोग यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स टाइप का चीज़ यूज़ में लाएंगे तो क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्लाइमेट की ओर से या कोई भी इंसेक्ट हो गया, कोई भी इन्फेक्ट दूसरे तरीके की कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसी के लिए ये जो खेती नाम का एक स्टार्टअप है, इंडियन स्टार्टअप कंपनी, ये क्या कर रहा है, लोगों को ऐसे करके ग्रीनर बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके तहत आप ये लोग ग्रीन हाउस फील्ड के तहत छोटे जगह में बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठा होकर अपना हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि व्हिच एग्री फार्मर बेस्ड कंपनी ओन ये अर्थशॉट प्राइज 2022, तो ये जो स्टार्टअप कंपनी है एक प्राइज भी गेन किया है, अर्थशॉट प्राइज 2022। तो ये कौन है? इंडिया स्टार्टअप कंपनी खेती। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी। तो एविएशन का जब भी बात आता है, जब अगर आप लोग कभी भी प्लेन पे बैठे होंगे तो आपको मालूम होगा बहुत सारे चीज़ वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। 45 मिनट में हम पहुंच तो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी भी वहाँ पे दिक्कत हो जाता है तो लोगों का जो लाइफ है वो थ्रेटनिंग हो सकता है और रिस्क में आ सकते हैं। तो इंडिया में देखिए द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी, इसका रैंक है 48।
सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ ए गुड नंबर। आई थिंक इंडिया को और भी इम्प्रूव करना चाहिए और इस रैंक को और भी आगे लाना चाहिए, जिसके तहत एविएशन सेफ्टी इंडिया में और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which Indian company provide technical support to enhance milk production in श्रीलंका? तो इंडिया का एक कंपनी है जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं और श्रीलंका में वो सपोर्ट करेगा मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से करने के लिए। वो और वो कौन है, कौन सा कंपनी? इट्स अमूल। अमूल कंपनी क्या करेगा, श्रीलंका में सपोर्ट करेगा मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने लिया है। गोल्ड सिक्का विद टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल एटीएम एट बेगम्ट एंड described it India's first global ATM and world's first real-time global ATM. This ATM can dispense gold coins in different denominations like 0.5 gram to 100 gram. तो पहले क्या होता था, एटीएम में हम लोग एटीएम मशीन पे हमारा एटीएम कार्ड लगाते थे तो वहाँ पे सिर्फ स्वाइप होके पैसा निकलता था। लेकिन अभी हैदराबाद में एक ऐसा एक एटीएम लॉन्च किया गया है। अगर आप आपका एटीएम लगाएंगे यहाँ पे और स्वाइप करेंगे और अगर आप यहाँ से गोल्ड कॉइन सिक्के की तौर पे एनक्रिप्टेड सिक्के लेना चाहेंगे तो वो भी आप हो सकता है। ऐसा एक प्लेट रहेगा जिसके यहाँ पे अंदर में लेमिनेटेड गोल्ड सिक्का रहेगा 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक। तो अगर यहाँ से आप गोल्ड लेना चाहते हैं अपने एटीएम से तो आप गोल्ड भी ले सकेंगे। सो इट इज़ ए वेरी वेरी न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज शोकेस्ड बाय हैदराबाद टेक्नोलॉजीज। ओके, सो आपको ये जानना चाहिए था कि ऐसा भी कोई मशीन बन सकता है कि जिससे गोल्ड सिक्का निकलेगा एटीएम कार्ड डालने पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 दिसंबर का एक न्यूज़। Every year on December 7, India commemorates Armed Forces Flag Day in order to raise donations for the welfare of the armed forces staff. तो क्या कहा गया है इसमें, दिसंबर 7 को हर एक ईयर में आर्मी का जो है आर्म फोर्सेस का फ्लैग डे पालन किया जाता है। तो इस डे में क्या करते हैं, रेजेस डोनेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द आर्म फोर्सेस स्टाफ्स। जो भी डोनेशंस इकट्ठा होते हैं इस दिन में वो किया करते हैं आर्म फोर्स के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए इसको यूज में लिया जाता है। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल आर्म फोर्सेस फ्लैग डे? इट्स योर 7 दिसंबर। तो आज का जो वीडियो है आप लोग देख पाएंगे होंगे कि बहुत ही एमसीक्यूज हमने बहुत तरह की यूज़ किए हर एक टॉपिक से। तो यहाँ पे और एक चीज़ है जो आपको याद रहना चाहिए, ये एक इनोवेटिव न्यूज़ है कि आईआईटी मद्रासा का आईआईटी जो मद्रास है वहाँ पे किया गया है, कुछ छात्रों ने मिलकर यहाँ पे एक मशीन डेवलप किया है जिस मशीन के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक मशीन डेवलप किया है कि ये लोग जो इसका मशीन का नाम दिया गया है सिंधुजा 1 यानी सिंधुजा फास्ट, जो क्या कर पाएगा ओशन वेव से एनर्जी कन्वर्ट कर पाएगा। सो इट इज़ अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आईआईटी की मद्रास की कुछ स्टूडेंट पे मिलके इसको डेवलप किया है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ओशन का जो वेव है वहाँ से क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, एक ऐसा मशीन है। चलिए नेक्स्ट, ये जो नाबार्ड वर्ड है पहले आपको मालूम होना चाहिए एक्चुअली नाबार्ड होता क्या है। ओके, तो इट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक नेशनल बैंक है जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लोन देता है। तो नाबार्ड का जो नया अभी चेयरमैन अपॉइंट हुआ है वो कौन है, श्री शाजी केवी। ओके, सो इट इज द न्यूज ऑफ 8 दिसंबर, ठीक है। तो आपका अगर एमसीक्यू आ जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ नाबार्ड, तो आप क्या आंसर करेंगे, नाबार्ड का जो फाउंडर थे वो थे हमारा इंदिरा गांधी जी। इट्स योर 5 नवंबर 1982। ओके, और अभी इनका जो नया चेयरमैन अपॉइंट है वो क्या है, कौन है, श्री शाजी केवी। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो दिसंबर 8 का ये और एक न्यूज है, देखिए क्या है न्यूज। सीएन मंजुनाथ कृष्णप्पा जी एंड एस शदकश्री, ठीक है, रिसीव्ड नदुजा अवार्ड। ओके, एक इन लोगों को एक अवार्ड गेन हुआ है, नदुजा अवार्ड। जो अवार्ड दिया है उनको किसने अवार्ड दिया है, नदुजा अवार्ड गिवन बाय कनाडा यूनिवर्सिटी इन हम्पी।
कनाडा यूनिवर्सिटी की ओर से ये वाला अवार्ड दिया गया है इन लोगों को। तो एक्चुअली जब भी सोसाइटी को किसी को अवार्ड मिलता है किसी की यूनिवर्सिटी से, तो वो अगर अपनी जो फील्ड होते हैं कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए ये वाला अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नदुजा जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो द मीनिंग ऑफ नदुजा इज द टीचर ऑफ द लैंड। तो आपको इसका मीनिंग मालूम रहना चाहिए। और एक कौन सा यूनिवर्सिटी से दिया जाता है, इट इज फ्रॉम कनाडा यूनिवर्सिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन हम्पी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। देखिए दिसंबर 8 का यहाँ पे जो और एक न्यूज़ है, ट्राई डिसाइड्स नो चार्जेस फॉर एसएमएस एंड सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स। तो एक्चुअली हम जब भी कोई डिजास्टर होने वाला होता है, सपोज इधर पे कोई एक बड़ा साइक्लोन आने वाला होता है या कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है, तो हम सब लोग हमारे जो मोबाइल पे कुछ एसएमएस अलर्ट्स गेटिंग करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो एक गवर्नमेंट की तरफ से होता है सारे लोगों को बताने के लिए कि आप लोग सतर्क रहिए, ठीक है। अपना अपना जो सामान है वो अच्छे से करके सेटिंग करके रखिए कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। एक प्री अलर्ट दिया जाता है। तो अभी जो इंडिया का हमारा ट्राई है डिसाइड्स नो चार्जेस फॉर एसएमएस एंड सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट्स ड्यूरिंग डिजास्टर। तो बोला गया है डिजास्टर के टाइम पे जो अलर्ट एसएमएस दिया जाता है लोगों को, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक चीज़ हुई है। तो इसका थोड़ा स्टोरी लाइन और देखते हैं हम अंदर से। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई? इट्स द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इशूड टेलीकॉम टैरिफ 69th अमेंडमेंट। तो कौन सा अमेंडमेंट में इन लोगों ने ये वाला जो क्लॉज है डाला है, इट्स देयर 69th अमेंडमेंट। ओके, ऑर्डर 2022 ऑन टैरिफ फॉर एसएमएस एंड सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स नॉन डिजास्टर्स टाइम। ओके, तो अगर पूछा जाए कि व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्राई, ये जो ट्राई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। याद रखिए अच्छे से, ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, इट्स योर न्यू दिल्ली। ओके, चलिए December 9th, the Indian American Krishna Vavilala receives US Presidential Lifetime Achievement Award। तो US Lifetime Achievement Award जो होता है वो वहाँ का एक बहुत ही ऑनर टाइप का एक अचीवमेंट अवार्ड होता है, हाईएस्ट ऑनर कह सकते हैं हम उसको। तो अगर थोड़ा स्टोरी हम पढ़े, देखिए US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ recognized Indian American and a long time Houstonian कृष्णा भावीलाला विद द प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, PLA अवार्ड इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो भावीलाला वाज आल्सो रिसीव्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंडियन इंजीनियर्स। तो इन्होंने अभी ऑलरेडी जो है सर्व कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट के ओर पे जो क्या है ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंडियन इंजीनियर्स। जो इंडियन इंजीनियर्स रहते हैं अमेरिका पे जाके, वो आपका एक कम्युनिटी होता है और उसका जो प्रेसिडेंट ये भावीलाला जी ऑलरेडी रह चुके। तो इन्होंने क्या किया है, इंडिया और अमेरिका का रिलेशन बहुत अच्छा किया है। वहाँ पे जाके इन्होंने क्या काम किया है कि जो फाउंडेशन है वहाँ पे अच्छे से तैयार किया है। जो इंजीनियर्स का फाउंडेशन है वहाँ पे इंजीनियरिंग कम्युनिटीज़ के लिए इन्होंने सर्व किया है, ठीक है। तो देखिए तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंडियन इंजीनियर्स तो ये रही, तेलुगु कल्चरल एसोसिएशन एंड होस्टन एंड तेलुगु लिटरेसी एंड कल्चरल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं, ये जो हमारा भावीलाला जी है। तो ऐसा अगर MCQ पूछा जाए हु रिसीव्स द US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा भावीलाला। ओके, S जयशंकर कौन है, हमारा फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और शाजी केवी कौन है, जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जो नाबार्ड का नया चेयरमैन अपॉइंट हुआ है वो कौन है, शाजी केवी। ओके, तो ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे और एक छोटा सा मैग्नेटिक आउटले है, तो ये भी देख लेते हैं हम। ये जो अवार्ड होता है PLA अवार्ड, ये कौन लीड करता है? एक्चुअली देखिए, AmeriCrops इज एन एनुअल इवेंट हेल्ड टू ऑनर सिटीजन्स हु exhibit outstanding character, worth, ethic and dedication to their communities। तो AmeriCrop is nothing but an event, it's an annual event जो क्या होता है हर एक साल एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। और उस जो इवेंट होता है जो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर होते हैं, जो एथिक्स, डेडिकेशन एंड देयर कम्युनिटीज़ के लिए बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, उनको PLA अवार्ड देते हैं, ठीक है। सो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड विथ AmeriCorps, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि आगे वाला इन्फॉर्मेशन और भी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते रहिए अच्छे से वीडियो।
और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कर पाएंगे, जो यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है वहाँ पे आपका डेली अपडेट मिलता है। और हमारा जो सोमिश का ऐप है वहाँ पे हर एक दिन का जो भी अफेयर्स रहता है, करंट अफेयर्स हो गया, जो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, सब कुछ रोज दिन अपडेट होता रहता है, तो आप लोग वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। चलिए, न्यूज़ बहुत बढ़िया है और इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सुष्मिता शुक्ला अपॉइंटेड एज वीपी एंड सीओओ इन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, हर एक बैंक का एक सबसे बड़ा बैंक होता है, जो बैंकों का भी बैंक होता है, ठीक है। तो इंडिया पे कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स आवर आरबीआई। एंड इफ वी टॉक अबाउट फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज फॉर यूएस। ओके, तो अभी द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बोला है इट्स फॉर अमेरिका, ओके, यूएस, हैज appointed Indian origin Sushmita Shukla as its first vice president and chief operating officer, COO, okay, making the insurance industry veteran its highest ranked official after president and CEO John C. Williams। तो अभी जो प्रेसिडेंट है, ये जो फेडरल रिजर्व बैंक का है, उनके नीचे जो हाईएस्ट पद है इनको मिला है सुष्मिता शुक्ला जी को, ठीक है, और एक इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। तो इट इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस इंडियन। सो यहाँ पे अगर पॉसिबल एमसीक्यूज अगर आपसे पूछा जाए, हु अपॉइंटेड इन फेडरल रिजर्व बैंक एज ए फर्स्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, योर आंसर विल बी सुष्मिता शुक्ला। एंड ही इज कृष्णा भावीलाला, जो हमने अभी पढ़ चुका है, क्या इनको लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है यूएस की ओर से, पीएलए अवार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है केरला से उठाया गया है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इनोग्रेटेड इन केरला। केरला का जो चीफ मिनिस्टर है पिनियारी विजयन, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि वहां पे सीड फार्म लोकेटेड इन अलुवा एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। इनका यह दावा है कि यह केरला पे एक जो फार्म यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है वो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग होगा, और उस वजह से यहाँ पे कोई भी कार्बन रिलेटेड चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर कार्बन नहीं होगा तो वहाँ पे पोल्यूशन एकदम ना के बराबर होगा। तो इसलिए बोला गया है कि अगर इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? केरला। केरला का चीफ मिनिस्टर का ये दावा है, ठीक है। एंड दावा नहीं, ये सचमुच ये है, केरला पे अभी हुआ है। ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कार्बन एमिशन हैज़ हेल्प्ड द सीड फार्म अचीवमेंट द कार्बन न्यूट्रल स्टेटस। तो नेट जीरो जो है वो आप सर्च कीजिए, जो नेट जीरो एक्चुअली किया है, जो पेरिस अकॉर्ड है वहां से हर एक कंट्री ने जो नेट जीरो को साइन किया है, जो किया करेगा हर एक कंट्री का कार्बन एमिशन को कम करने में वो लोग इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है। तो ये इनका कहना है कि हम जो ये डेवलप किए हैं ऐसा वाला एक फार्म जिससे कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा, तो ये हमारा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छा अचीवमेंट होगा, ठीक है। चलिए कुछ एमसीक्यू उठाते हैं उस वाले टॉपिक से। इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इनोग्रेटेड इन व्हिच स्टेट? इट्स योर केरला। तो देखिए यहाँ पे त्रिपुरा और केरला को मैंने साइड बाय साइड रखा है, तो यहाँ पे और एक अच्छा रिलेशन है। केरला जो है वो रबर प्रोड्यूसिंग में इंडिया का फर्स्ट है, ठीक है। एंड एकदम बाद में त्रिपुरा जो है वो रबर प्रोड्यूसिंग में सेकेंड में है, ठीक है। चलिए, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? इट्स योर पिनाराई विजयन, ठीक है। इट्स योर पिनाराई विजयन, ये आपको याद रहना चाहिए। सी के सांगमा, क्यों मैंने सी के सांगमा कहा? ये देखिए, ये देखिए सी के सांगमा एक कहाँ का चीफ मिनिस्टर है? मेघालय का, ठीक है। जोरांगथांगमा ये कहाँ का चीफ मिनिस्टर है? ही इज फ्रॉम मिजोरम। नेफुइरियो ये कहाँ का चीफ मिनिस्टर है? नागालैंड का, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ही इज फ्रॉम केरला, ही इज फ्रॉम मेघालय, ही इज फ्रॉम मिजोरम एंड ही इज फ्रॉम नागालैंड। चलिए, दिसंबर 12 का देखिए क्या न्यूज है। टाइटल थोड़ा पढ़ लेते हैं, न्यूज क्या है। जम्मू एंड कश्मीर अवार्डेड एज फर्स्ट प्राइज इन कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन। जो आयुष्मान भारत होता है ये एक हेल्थ सेक्टर्स का स्कीम है। आप अच्छे से जाके देखिए आयुष्मान स्कीम क्या है, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कब लॉन्च हुआ है, ये सब एग्जाम पार्टिसिपेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर को नेशन में फर्स्ट प्राइज दिया गया है कि इन्होंने आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसमें आईडी जनरेशन में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे फैसिलिटाइज किया गया है।
तो दोनों स्टोरी देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अवार्डेड एज फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन एंड सेकंड प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ टेलीकंसल्टेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022। तो एक कौन सा वाला अवार्ड जो दिया गया है, आयुष्मान जो फर्स्ट प्राइज मिला है, वो कौन देते हैं? ये देता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022, यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे करके एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2022 में ये जब डे हुआ है, सेलिब्रेट हुआ है, तभी ये जो जम्मू एंड कश्मीर है उनको फर्स्ट प्राइज मिल गया है। ठीक है, कौन से सेक्टर में? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एंड आईडी जनरेशन में। और जम्मू एंड कश्मीर को सेकंड प्राइज भी मिला है, कौन से कैटेगरी में? टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, कैटेगरीज इन टेलीकंसल्टेशन। ठीक है, टेलीकंसल्टेशन में इनको सेकंड प्राइज मिला है। चलिए, Who stayed on the first prize in category for आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन? इट्स योर जम्मू एंड कश्मीर। और केरला में किया हुआ था, अभी हमने देखा था हाल ही में कि केरला में एक ऐसा फार्म डेवलप हुआ है जो इंडिया का फर्स्ट नेट जीरो एमिशन वाला फार्म होने वाला है। ठीक है, और अभी देखते हैं व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर बिकम यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना है? हम सबको पता है, ये पहले आर्टिकल 370 था तो उसको हटाया गया था। ये कब हुआ था? इट इज 2019 31 ऑफ अक्टूबर। ओके, तो आप अच्छे से याद रखिए 31 ऑफ अक्टूबर 2019। और उसी दिन जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, एक स्टेट था, उसको हटा के इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए, दिसंबर 12 का न्यूज है। लीजेंडरी पीटी उषा इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडियन ओलंपिक का एसोसिएशन का जो फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन है वो कौन है? पीटी उषा। ठीक है, फर्स्ट वुमेन बोल रहा है। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का स्टोरी में यही है कि लीजेंडरी पीटी उषा वाज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन IOA। ठीक है, इसका जो पॉसिबल एमसीक्यू होगा आप समझ ही सकते हैं कि आपको पूछा जाएगा हु इज द फर्स्ट सिलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। ये हम स्टार मार के देते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? इट्स योर पीटी उषा। ठीक है, और ये जो सुष्मिता शुक्ला जी है वो कौन है? अभी जो हमने देखा था कि फेडरल रिजर्व बैंक में इनका सिलेक्शन हुआ था एज ए वाइस चेयरपर्सन में भी। एंड कृष्णा भावीलाला, इनको किया जो लाइफ टाइम अवार्ड मिला था यूएसए की ओर से, वो है। और ये कौन है? शाजी केवी, जो अभी नाबार्ड में सिलेक्शन हुआ है इनका नया चेयरमैन की ओर से। ठीक है, चलिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फाउंड, एक कब फाउंड हुआ था? ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अभी नया जो महिला चैंपियन है, जो महिला प्रेसिडेंट है वो उसका सिलेक्शन हुआ था, तो वो कब फाउंड हुआ था? इट्स इन 1927। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स वो कहाँ पे है? इट इज इन न्यू दिल्ली। ओके, यहाँ पे न्यू लगा दीजिए आगे, इट्स योर न्यू दिल्ली। ओके, चलिए, इट्स December 13 आवर एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। ठीक है, सॉरी, देखिए, आवर एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिसीव्स SIES अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप। ठीक है, SIES अवार्ड मिला है इनको पब्लिक लीडरशिप के लिए। तो देखिए, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज बीन कन्फर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म किया है SIES। तो ये वाला अवार्ड इनको मिला है कौन से सेक्टर में, यानी किस काम के लिए? पब्लिक लीडरशिप के लिए। ओके, और ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, The awards are given in the fields of public leadership, community leadership, science and technology, and social thinkers who have made outstanding contributions in their respective fields। तो ये वाला जो अवार्ड है SIES अवार्ड, एक किसके लिए दिया जाता है? जो हर एक फील्ड में, साइंस के फील्ड में हो गया, लीडरशिप के, कम्युनिटी फील्ड लीडरशिप के फील्ड में हो गया, पब्लिक लीडरशिप के फील्ड में हो गया, और टेक्नोलॉजी में कोई जो अच्छा काम करता है उनको दर्शाने के लिए ये वाला अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो MCQ तो आपको मालूम लग चुका होगा क्या होगा, और ये भी आप अच्छे से याद रखिए कि SIES जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। ओके, तो ये कौन गेन किया है अभी? इट्स योर वेंकैया नायडू। ओके, हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए। इट्स योर जगदीप धनखड़। और इंडिया का जब पहले बार
ये देखिए ये कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने एक ऑप्शन दिया है, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक ऑप्शन मैंने लगाया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब ये प्रेसिडेंट थे तो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, सेकंड नहीं, इनके साथ ही जब ये प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट थे, और ही इज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जाकिर हुसैन, एंड प्रेजेंट कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, तो अगर एक रिवाइज हो जाए तो देखिए हु इज फास्ट, इट्स कट। दिसंबर 14 का एक न्यूज है, देखिए टाइटल देख लेते हैं। स्पाइसजेट अवार्डेड सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से इनको कौन सा अवार्ड मिला है, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर, कि इनका जो एविएशन सेक्टर है उनमें अच्छे से सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो किए जाते हैं, इसकी वजह से इनको इस साल सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर एमसीक्यू हम देखें, व्हिच एयर हैज गॉट द सेफ्टी परफॉर्मर ईयर ऑफ द अवार्ड बाय जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट, इट्स योर स्पाइसजेट। ओके, चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स, कुछ हब्स इन्होंने इनॉग्रेट्स किए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा में। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड virtually inaugurated 10 districts court digitization hubs. Okay, digitization hubs, sorry, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया था, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोर्ट ऑफ डिजिटाइजेशन हब्स, एक्चुअली हम देखिए हर एक जो कोर्ट होता है तो उनमें ई सेवा करके एक नया स्कीम लाया जाता है कि हर एक जो सोल्यूशन होता है आप इलेक्ट्रॉनिक बेसिस यानी जो कंप्यूटराइज सिस्टम की ओर से आप देख पाएंगे कि आपका जो स्टेटस है आपका केस का वो क्या है। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ओर से ये डिजिटाइजेशन हब बैठाया गया है उड़ीसा में, और कितना हुआ है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने डिजिटाइजेशन हब को एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो एमसीक्यू देखिए, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट्स आवर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, DY चंद्रचूड, और इनसे पहले कौन थे, इट्स योर UU ललित। और अगर आपको पूछा जाए कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जब हमारा सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, वो थे जस्टिस हीरालाल जय किशन दास कन्हैया। ठीक है, तो यही था न्यूज। तो अगर हमने जो भी एमसीक्यूज अभी तक डिस्कस किया है उसके क्विक रिवीजन लगाते तो देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ नाबार्ड, इट्स योर इंदिरा गांधी on 5th November 1982. Okay, and the word Naduja means it's your teacher of the lands. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए जब आपको पूछा जाए कि where is the headquarter of TRAI, आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। Who received the US Presidential Lifetime Achievement Award 2022, it's your कृष्णा भावीलाला। ओके, देन नेक्स्ट चलिए, who appointed in the Federal Reserve Bank as first vice president and chief operating officer from Indian origin, it's your Sushmita Shukla. India's first carbon neutral farm inaugurated in which state, it's your Kerala. next चलिए, देखिए who is the chief minister of Kerala, it's your Pinarjai Vijayan. okay, एंड जो सी के सांगमा है वो कहाँ के है, वो है मेघालय के, और जो जोरंग थंगमा है वो कहाँ के है, ही इज फ्रॉम मिजोरम, एंड जो है नेफ्यू रियो, ही इज फ्रॉम कहाँ, बोलिए आप लोग। ठीक है, आप ये लोग सर्च करके देखिए, वीडियो के पहले मैं इसको बता चुका हूँ। व्हिच स्टेट ओन द फर्स्ट प्राइज इन कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन, तो वो कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको याद ना आए हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ही इज फ्रॉम नागालैंड। ओके, चलिए when the Jammu and Kashmir become union territory, ये भी मैंने पहले आपको बताया है, 3rd of October 2019, who is elected as first women president of Indian Olympic Association, it's your PT Usha। ठीक है, चलिए, Indian Olympic Association founded in its year 1927, Indian Olympic Association headquarter is in Delhi। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, who receives Sri Chandrasekhar Saraswati National Eminence Award, it's our Venkaiah Naidu। Then who is the present Vice President of India, it's our Jagdeep Dhankar। चलिए नेक्स्ट जाते हैं,
Which airways got the Safety Performer Year Award? It's SpiceJet. Who is the present Chief Justice of India? It's your option number A. Okay. The news is from December 15. So the title is something like 20 new nuclear power plant to be commissioned in country by 2031. तो क्या होने वाला है इंडिया में, अभी तक जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी तक एक्टिव है उसके साथ नया करके गवर्नमेंट सोच रहा है कि 2031 तक और भी 20 नया पावर प्लांट न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ बैठाया जाएगा। तो देखिए, इंडिया प्लान्स टू कमीशन 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2031 एडिंग नियरली 15,000 मेगावाट इन पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, द गवर्नमेंट टोल्ड टू द लोकसभा। तो लोकसभा में उन लोगों ने ऐसा बोला है कि उनका प्रोजेक्ट है कि नया कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट नए तरीके से ऐड करने का। तो इससे जो पॉसिबल एमसीक्यू हो सकता था, तो देखिए क्या क्या हो सकता था। हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर आर रनिंग इन इंडिया अप टू 2022? तो इसका नंबर है 22। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन इज द एसियस्ट फास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? इट्स यूज अप्सरा रिसर्च रिएक्टर एट मुंबई। ओके, इट इज आवर एशिया's fast nuclear. Okay, which is the country's main source of India's nuclear fuel? एक्चुअली रशिया से ही हमारा इंडिया के लिए जितना भी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो मेन रॉ मटेरियल होता है रशिया से ही हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, a Candu Canadian deuterium uranium type reactor uses dash as a moderator. मॉडरेटर की तरह में इसमें क्या यूज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेवी वाटर। ओके, where is the nuclear power plant of राजस्थान लोकेटेड? राजस्थान का जो न्यूक्लियर एक पावर प्लांट है वो कहाँ पे? वो है आपका रावत था। ठीक है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट द इनिशियल कॉस्ट इज सो हाई एंड द मास ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड, क्वांटिटी एंड मास क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड। इनिशियल में ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसमें आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा लेकिन बाद में आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा? ठीक है, तो वो है आपका कौन सा? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एटॉमिक फ्यूल? इसमें से कौन सा एटॉमिक फ्यूल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैडमियम, और बाकी जो तीन है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूल होता है। ठीक है, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो आपको माना जाता है कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया का, वो कहाँ पे सेटअप हुआ था? इट इज एट यूर नहीं, एक्चुअली जो तारापुर का न्यूक्लियर बेस्ड जो पावर प्लांट है वो कौन सा रिएक्टर यूज करता है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। उसमें जो रिएक्टर यूज होता है वो है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज सेट अप इन इंडिया एट, वो कहाँ पे हुआ है आपका? एट तारापुर व्हिच इज इन महाराष्ट्र। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 16 का जो न्यूज है, इंडिया टू बी फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सेटकॉम स्पेक्ट्रम। तो अभी बात यह है कि हम जो हाई स्पीड का इंटरनेट यूज करते हैं वो फाइबर टेक्नोलॉजी से हमारे घर पे आता है ब्रॉडबैंड के तौर से। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट देखा है क्या कि अगर इंडिया में हर एक जगह पे इंटरनेट स्प्रेड करना हो तो अगर फाइबर सिस्टम से हम उसको स्प्रेड करने की कोशिश करें तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो अगर इनिशियली हर एक जगह पे हम इंटरनेट को स्प्रेड करना चाहें तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन उपाय हो सकता है कि आप सैटेलाइट का यूज कीजिए, क्योंकि सैटेलाइट में कोई फाइबर वाइबर का कुछ नहीं जरूरत होता है, टावर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, तो आप वो जो ब्रॉडबैंड होता है वैसे ही एक आप ब्रॉडबैंड अपने घर पे लगा सकेंगे, लेकिन उसमें कोई फाइबर ऑप्टिक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपका घर पे एक यहाँ पे एक ब्रॉडबैंड रहेगा और उससे एक एंटेना इधर रहेगा, कोई भी इसका फाइबर लाइन नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट आपका सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और उसके ओर से आप घर पे वाईफाई की तौर से इंटरनेट यूज कर पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा स्पीड बहुत कम रहेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास 5G का फाइबर लाइन होता है तो हम 1 GB पर सेकंड का भी स्पीड ला सकते हैं, लेकिन इधर 150 से 200 MB तक की आपका स्पीड लिमिटेड में रहेगा। ठीक है, बट बहुत ही एक बेहतरीन उपाय हो सकता है कम समय में पूरा इंडिया को इंटरनेट की कवरेज में लाने के लिए। Which country will be the first to auction? तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपका इंडिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसरो इज डूइंग टू बूस्ट द यूज ऑफ नेवी। तो हम सभी को पता है कि नेवी इंडिया का जीपीएस सिस्टम है जिसको डेवलप किया है इसरो ने टू प्रमोट द यूज ऑफ नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशंस। द
India version of GPS, the Indian Space Research Organization ISRO will introduce the L1 frequency in all its future satellites. तो अगर आपको पूछा जाए कि जो जीपीएस सिस्टम होता है वो कहाँ पे कौन कौन के स्टेट या कौन कौन को सिटी को कवरेज में लाते हैं, एक्चुअली पूरा ग्लोब को अपने कवरेज में लाते हैं, लेकिन जो है नेवी के अब तक के लिए इंडिया में लिमिटेड है। इंडिया के हर एक पार्ट्स और कुछ कंसोलिडेटेड पार्ट्स में ये काम करता है। और नेवी के दौरान पे आपका नेवी में यूज होता है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में यूज होता है। और जितना भी जीपीएस के दौरान से हमारा जो कार ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होता है उसका भी ट्रेस करने के लिए नेवी के यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो अभी नेवी को और अच्छे से डेवलप करने के लिए L1 फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया है इसरो की ओर से। तो अगर हम देखते हैं कि जो इंडियन जो जीपीएस सिस्टम है उसको हम कहते हैं नेवी। ऐसे अगर कहा जाए कि यूरोपियन यूनियन का जो नेविगेशन सिस्टम है वो है गैलीलियो, एंड रशिया के पास भी एक ऐसा है, उसका नाम है ग्लोनास, और चाइना के पास है बेडू। ठीक है, ये 3 कंट्री के यहाँ पे अलग अलग तरीके का जीपीएस सिस्टम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हिच कंट्री डेवलप नेवी, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। ऑल वी नो दैट। तो देखिए 8 इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 बी हेल्ड इन भोपाल। इंडिया में जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने वाला है 2022 का, ये कहाँ पे होने वाला है? भोपाल पे। तो देखिए थोड़ा स्टोरी इधर पे देख लेते हैं हम। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन भोपाल इन जनवरी 2023। ओके, तो कब होने वाला है? जनवरी 2023 को होने वाला है। एंड आइडेंटिकली it is one of the major events to be held after India took over G20 presidency। तो इंडिया को तो G20 का प्रेसिडेंसी मिल चुका है। तो उसके बाद अगर कोई मेजर इवेंट है वो यही है कि इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 ये भोपाल पे होने वाला है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हेयर इज द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इज गोइंग टू बी हेल्ड, एक्चुअली इट इज नॉट फॉर 2022, इट इज गोइंग टू हेल्ड इन 2023। तो आपका आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे? भोपाल पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको तो ये पिक्चर देख के मालूम पड़ ही जाएगा कि कौन है ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, पिक्चर पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेशन पेज ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा देखें, 31 अक्टूबर से 1875 में उनका बर्थ हुआ था, और 15 दिसंबर 1950 को ही वाज पास्ड अवे। सो 15 दिसंबर को उनका किया हुआ यहाँ पे देखिए, नेशन ट्रिब्यूट्स वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो डेथ एनिवर्सरी मनाया गया था नेशन की ओर से। स्टोरी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सेवरल यूनियन मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज 71st डेथ एनिवर्सरी। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थ एनिवर्सरी हम देखें वो था 31 अक्टूबर। तो एक्चुअली अक्टूबर का महीना हमारा फ्रीडम फाइटर के लिए एक इंपॉर्टेंट महीना बन जाता है, क्योंकि हम पहले भी जानते हैं कि जो 2 अक्टूबर होता है वो कौन सा दिन होता है? गांधी जी का बर्थडे। ठीक है, और 31 अक्टूबर एट द लास्ट ऑफ द मंथ सरदार वल्लभ भाई का बर्थडे। ठीक है, तो ये अक्टूबर का महीना आप ऐसे याद रखिए कि जब 2 होता है तो कौन सा डेट होता है? वो गांधी जी के लिए, और जो 31 का रहता है वो वल्लभ भाई के लिए। ठीक है, एक ही महीने में दोनों का बर्थ हुआ था। तो एमसीक्यू में देखिए, ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट वाज सरदार पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। सरदार पटेल का जो सरदार का टाइटल मिला था वो कौन से मूवमेंट में मिला था? वो था आपका बरदोली सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और मैंने कुछ अच्छे अच्छे एमसीक्यू उठाए हैं इस टॉपिक पे। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अगर सरदार वल्लभ भाई की पाटिल में हम जानना चाहते हैं तो उसका जो मेन इनिशिएटिव था इंडियन स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में, या पोस्ट इंडिपेंडेंस कहे हम, जब इंडिया आजाद हो चुका था तब क्या हुआ था, ऐसे कुछ स्टेट्स थे जो इंडियन की यूनियन टेरिटरी में वो मिलना नहीं चाहते थे। ऐसे करके तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने साम दाम दंडवत कुछ भी करके उन सारे पार्ट्स को इंडिया में जोड़ लिया था। तो देखते हैं इसके बारे में। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सरदार पटेल इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर, ही वाज द इंडियन फर्स्ट होम मिनिस्टर। ओके, याद रखिए आप ये बात। एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आल्सो वाज इंस्ट्रूमेंटल, वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम किए थे इन द यूनियन ऑफ 565 प्रिंसली किंगडम इनटू द इंडियन यूनियन। ऐसा करके अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे ट्रावनकोर का एरिया हो गया, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर और अमंग द प्रिंसली किंगडम्स दैट रिफ्यूज्ड टू जॉइन इंडिया, वो इंडिया में ज्वाइन होने के लिए रिफ्यूज किए थे। ठीक है, सरदार पटेल वर्ल्ड
relentlessly to reach an agreement with the princely kingdoms, but he did not shy away from using sham dam dand bhed techniques where necessary. कुछ भी करके वो सारे स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के जो टेरिटरी था उनमें ऐड किया गया था. He had used force to acquire the princely realms Junagadh governed by Nawab and the Hyderabad ruled by Nizam. जुनागढ़ में जो नवाब थे और हैदराबाद में जो निजाम था, both of whom had refused join to the union. लेकिन उन्होंने बहुत ही टेक्निकली फोर्स डिप्लॉय करके उनको भी इंडियन टेरिटरी में शामिल करवाया था. ठीक है, तो देखिए which operation was carried out by Sardar Patel to make Hyderabad state a part of the Indian Republic. तो हैदराबाद में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इट्स ऑपरेशन पोलो बाय द लीडिंग ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, चलिए. Who was the first Home Minister of India? Sorry, it is your Sardar Patel. Where is the Statue of Unity? It's in your Gujarat. तो देखिए इस स्लाइड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is not correct about the Statue of Unity? तो बोला गया है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा वाला स्टेटमेंट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सटीक नहीं बैठता है. तो आप यहाँ पे तो ऑप्शन पहले लेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ. तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है बी नंबर, इट्स हाइट इज इक्वल टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी. एक्चुअली बात ऐसा नहीं है. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू का हाइट है वो है 182 मीटर, जो है 593 फीट अप्रोक्स, और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का हाइट है 93 मीटर ओनली. तो इसी वजह से ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो जाता है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और टॉलेस्ट स्टेच्यू होता है. ठीक है, तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखना चाहिए. और ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज इन गुजरात. व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इट इज 31st अक्टूबर एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो देखिए December 17, this is one of the most interesting news personally for me. December 17 को क्या हुआ था? विजय दिवस सेलिब्रेशन इन इंडिया टू मार्क विक्ट्री ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. तो एक्चुअली इट वाज ऑल अबाउट 1971 वॉर. ठीक है, 1971 वॉर में क्या हुआ था? तो जो पाकिस्तान का आर्मी था, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते, देखिए ये तो हमारा इंडिया है. सपोज दिस पार्ट इज आवर इंडिया. ओके, मैप अच्छे से नहीं बना होगा लेकिन आप लोग समझ पाएंगे. तो देखिए ये जो पार्ट होता है ये बांग्लादेश का पार्ट था तब, लेकिन पाकिस्तान यहाँ से बोलता था कि ये उसका ईस्ट पाकिस्तान है. जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उनका टेरिटरी ऐसे ही सेटअप किया था कि वो यहाँ से चल के आते थे और यहाँ से चल के जाते थे समुद्र के पथ से, कि ईस्ट पाकिस्तान वो वाला हिस्सा है. तो वो लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे जो सिटीजन होता है उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया करते थे. ठीक है, तो एट द टाइम इन 1971 वहाँ पे वहाँ का जो लिबरेशन हुआ था. ठीक है, तो उन्होंने इस ईस्ट पाकिस्तान के जो सारा आर्मी बटालियन थे उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है, तो इंडियन के आर्मी वहाँ पे उनको सपोर्ट दिया था फुल. और 1971 का जो वॉर था विद इन मे बी 13 days अप्रोक्स, विद इन 13 days और 11 days द वॉर वाज ओवर and India got the victory and the Bangladesh got its independence. Okay, so this is the main thing about 1971 war. तो इसीलिए विजय दिवस मनाया जाता है. तो एक्चुअली हर एक जो साल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वो है आपका 16th of December में. 16th of December. ठीक है, 17 का न्यूज है लेकिन 16th of December में ये विजय दिवस मनाया जाता है. तो ख्याल रखना इस बात को. और कुछ अच्छे से एमसीक्यू हम यहाँ पे देखते हैं. देखिए, when was Bangladesh declared as independent state? It was at 1971. Okay, name the operation given to the Indian army to carry out the infiltration of Pakistan troops. तो जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन किया था वो था आपका ऑपरेशन विजय. ओके, which of the following is the name given by the Bangladesh citizens to the war of 1971? It's their Bangladesh Liberation War. Okay, 1971 का जो वॉर था उसको बांग्लादेश किया गया था लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 फ्रॉम बांग्लादेश. देखिए, हाउ मेनी पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड आफ्टर द 1971 वॉर. तो आपको ये जो स्टैटिस्टिक्स है सुन के बहुत ही ताजुब होगा, अमेज हो जाएगा आप लोग. वो था 93,000. इतने बड़ा आर्मी सरेंडर कर दिया था इंडिया के सामने. ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड 1971 लास्ट? ये कितने दिन तक चला था? ओनली 13 days. तो इसीलिए हिस्ट्री में
अगर शॉर्टेस्ट वॉर कोई भी होता है तो इसको 1971 वॉर को बोला जाता है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ था। ओनली विद इन 13 डेज पूरा किस्सा निपट दिया था। इंडियन के जो आर्मी थे जो बांग्लादेश में घुसे हुए थे, जो पाकिस्तानी सोल्जर्स, उन्होंने 93,000 सोल्जर्स को घुटनों की बोल बैठा दिया था। ठीक है। When did the 1971 war begin? It was at 3rd of December. Okay? और वो 13 दिन तक चला था। 16 तारीख को आते आते निपट गया था पूरा किस्सा। और 16 तारीख को हम विजय दिवस की ओर से मनाते हैं। ठीक है, 16 ऑफ दिसंबर को। चलते हैं नेक्स्ट वाले में। देखिए ये जो न्यूज है दिसंबर 19 का न्यूज है। ओके, इंडिया अनाउंस कैंडिडेचर ऑफ यूएनएससी मेंबरशिप फॉर 2028 to 29 टर्म। तो इंडिया ने जो यूएन होता है, यूएन एक्चुअली देखिए यूएनएससी क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने 2028 से लेके 2029 का जो यहाँ पे कैंडिडेचर होगा उसको अनाउंस कर दिया, मेंबरशिप कैंडिडेचर को। ठीक है, एस जयशंकर जी ने। तो यही बात यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे थोड़ा रीड कीजिए। और अगर एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनाउंस द कैंडिडेचर ऑफ इंडिया फॉर नॉन परमानेंट मेंबरशिप एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द व्हिच टर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा वो 2028 to 29। ठीक है, 2028 to 29। ठीक है, याद रखिए अच्छे से आप ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखिए तो दिसंबर 19 में यहाँ पे जो न्यूज है वो बहुत ही एक अमेजिंग न्यूज है फिर से, क्योंकि आफ्टर 21 ईयर इंडिया में जो खिताब मिला है मिस वर्ल्ड 2022 का, वो 2001 में लास्ट बार हुआ था। तो अभी जो हमारा सरगम कौशल, मिसेस सरगम कौशल जी, शी इज फ्रॉम मे बी जम्मू एंड कश्मीर एंड प्रेजेंटली शी इज लिविंग मे बी इन मुंबई। तो उन्होंने ये वाला किताब जीता है मिसेस वर्ल्ड 2022 का। ठीक है, तो सरगम कौशल क्रिएटेड हिस्ट्री एज शी फाइनली ओन द मिस वर्ल्ड 2022 टाइटल 21 year while competing for India in the pageant. Okay, तो अगर हम देखते हैं जो 2001 में कौन हुए थे, she was अदिति गवित्रीकर। ठीक है, और 2020 में जो ये टाइटल जीता है वो कौन है, सरगम कौशल जी। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिए कि आफ्टर 21 ईयर ये वाला टाइटल हमारे इंडिया के नाम हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, इट इज ए यूनिवर्सिटी दैट इज सेट अप एट गुजरात। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपॉइंटेड एज फर्स्ट चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअली रेलवे डिपार्टमेंट यानी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डअप हुआ है, कि रेलवे के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है ये सब लेके ये यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इट इज गतिशक्ति यूनिवर्सिटी और इसका फर्स्ट चांसलर कौन सिलेक्टेड हुए, ही इज अश्विनी वैष्णव। ठीक है, और अश्विनी वैष्णव जी एक्चुअली ही इज द यूनियन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो दोनों स्टोरी नोट भी देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव हैज बीन अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ गतिशक्ति ऑफ भद्रा। ठीक है, गुजरात के भद्रा पे है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको चांसलर बनाया गया है। हु इज अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, ही इज अश्विनी वैष्णव। ओके, तो आप ये बात याद रखिए। और जो डॉक्टर मनु चौधरी है वो है पे वीसी की ओर पे सिलेक्ट हुए, वाइस चांसलर। ओके, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलिए देखिए, नेशनल माइनर एनएमडीसी विंस आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड। तो एनएमडीसी को आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड मिला गया है। ठीक है, तो नेशनल मिनरल एनएमडीसी का फुल फॉर्म हम जरा देख लेते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक्चुअली इंडिया में जो आयरन का यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्रीगेशन होता है यहाँ। ठीक है, तो बहुत ही आयरन का जो बहुत ही पब्लिक एंटरप्राइज में इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है वो कौन है, आपका एनएमडीसी। ठीक है, एनएमडीसी इंडिया में सबसे अच्छा आयरन प्रोड्यूस करता है। तो ओन द कोविडेड आईईआई, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ये वाला अवार्ड इनको मिला गया है और ये इंडस्ट्रीज का बेस्ट एक्सीलेंस अवार्ड होता है जो इनको मिला है। 2022 में इसको चेन्नई में ये वाला अवार्ड इनको दिया गया है। और अगर हम देखते हैं कि एनएमडीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है आपका हैदराबाद पे। ठीक है, ये आप याद रखिए कि एनएमडीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे, यहाँ पे।
और एनएमडीसी एक्चुअली क्या होता है, ये है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके, और इनको आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिसंबर 21 में क्या हुआ, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन विंस प्लेटिनम आइकॉन। तो इंडिया का जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, बहुत सारे सिटी में हमने देखा है कि स्मार्ट सिटी मिशन करके प्लान चल रहा है। अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज ओन्ड द प्लेटिनम आइकॉन इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 फॉर देयर इनिशिएटिव डाटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डाटा। तो अगर कोई भी सिटी में एक बहुत ही स्मार्टली वहां पे गवर्नेंस करने के लिए डाटा के अवेलेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर सपोज देख लीजिए दिल्ली एक सिटी है, वहां पे गवर्नेंस करने के लिए जो जितने भी सिटीजन होते हैं और जितने भी रोड्स है, जितने भी एरिया है, अगर हम इस सारे डाटा को डिजिटली हम स्टोर करें सर्वर पे, ऐसे नहीं कि हम पन्नों पे स्टोर करते रहे, तो ऐसे इसको एक्सेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो अगर एक्सेसिबिलिटी के मामले में देखिए, जो सर्वर बेस्ड डाटा होता है उसको हम बहुत ही अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी भी जगह पे हम एक्सेस करने में उसको बहुत ही ज्यादा मदद मिलता है इन कंपैरिजन विद पन्नों पे जो लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसीलिए डाटा स्मार्ट सिटीज के लिए ये जो एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डाटा, ठीक है, इस वाले प्रोजेक्ट के लिए अंडर स्मार्ट सिटी मिशन मिनिस्ट्री के ओर से जो डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है, उनको प्लेटिनम का आइकॉन मिला है, प्लेटिनम आइकॉन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। तो व्हिच मिनिस्ट्री ओन द प्लेटिनम आइकॉन इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022? तो अगर बोला जाए कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है, इट्स योर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके। अच्छा, गवर्नमेंट की ओर से जो स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया है, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीएम और स्मार्ट सिटी मिशन इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड core infrastructure and give decent quality of life to its citizen, a clean and sustainable environment through the application of smart solution, ठीक है। एक एप्लीकेशन होगा स्मार्ट सॉल्यूशन करके, और उसके थ्रू सस्टेनेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट सिटी में रखा जाएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से डाटा वाला सब कुछ सर्वर में स्टोर होगा एंड सब कुछ डिजिटली होगा, और इसको बोला जाएगा एक स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। When was the Smart Cities Mission launched in India? It was launched at June 25, 2015 by the Prime Minister of India. Okay. Which one is the number one smart city in India? It is your भोपाल। इंडिया का नंबर वन स्मार्ट सिटी कौन है? वो है भोपाल, ठीक है। चलिए देखिए, इंडियन फोर्सेस एक्वायरिंग प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट्स ऑफ 150 to 500 किलोमीटर। तो एक्चुअली जो डीआरडीओ है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो डिफेंस का जो जितना भी प्रोडक्ट रहता है वो इसको डेवलप करता है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ हैड सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय Dr. APJ Abdul Kalam Island of the coast of Odisha in December 2021। तो अभी इंडिया का जो फोर्स है उनके पास ये वाला मिसाइल हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और इसको डीआरडीओ में डेवलप किया गया था, और इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हुआ था दिसंबर 2021 को, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितना भी इम्पोर्टेंट बात है, देखिए एक्चुअली हमारा जो बॉर्डर साइड है इंडिया और चाइना में, हम बार बार देखते हैं कि एलओसी में कुछ तनाव बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से डिफेंस का जो सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल होता है, इसीलिए इंडिया के आर्मी को ये वाला डीआरडीओ को ओर से इसको हैंड ओवर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, बहुत इजी होगा। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द मिसाइल? और मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय, ठीक है। इट इज अ गाइडेड मिसाइल व्हिच इज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस, ओके। तो इसका रहेगा 150 to 500 किलोमीटर। एंड प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल इज कैसा मिसाइल होता है? एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर एक क्विक रिवीजन लगा देते हैं हम, जितने भी एमसीक्यू हम इस पूरा स्लाइड पे कवर किए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उससे पहले हम एक दो बात कर देते हैं। आपने यहाँ पे जितने भी देखे हैं, जितना भी करंट अफेयर्स का आपने क्लास लिया है, उसका सारा आपका पीडीएफ और रोज दिन का जितना भी हमारा टॉपिक रहता है, हमारा जो ऐप है शोमिश का ऐप, वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। और हमारा वेबसाइट पे भी रोज दिन अपडेट होता रहता है, हर एक एमसीक्यूज और हर एक टाइप का जो
डेली करंट अफेयर्स रहते हैं, तो आप वहां से भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आपका हमारा लिंक रहेगा। थैंक यू। एंड आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम हर एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं और रोज दिन हम हमारा कंटेंट इंप्रूव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। तो चलिए रिवीजन जो पीरियड है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर आर रनिंग इन इंडिया 2020? इट इज योर 22, okay? And which one is the Asia's first nuclear power plant? It's your Apsara Research Reactor at Mumbai. Which country is the main source of India's nuclear fuel? It's your Russia. ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A Canadian deuterium uranium type reactor uses gas as a moderator heavy water. Where is the nuclear power plant of Rajasthan located? It's your Raustha. For which of the following power plant the initial cost is so high and the mass of fuel required per megawatt of output produced is less? इसका आंसर क्या रहता है आपका? न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट। Which of the following is not an atomic fuel? कौन सा हो जाएगा आपका? कैडमियम। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज, ये कहाँ पे सेटअप? एक्चुअली कौन सा इस टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें यूज होता है? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यूज होता है। द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज सेट अप इन इंडिया, इट्स एट तारापुर, ठीक है। चलिए देखिए, व्हिच कंट्री विल बी द फर्स्ट टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। व्हिच कंट्री डेवलप्ड नेवी? नेवी भी कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है? इंडिया ने, ठीक है। चलिए देखिए, where is the India's International Science Festival 2022 is going to be held? It's in your Bhopal. During which movement was Sardar Patel given the title Sardar? Bardoli Satyagraha. Which operation was carried out by Sardar Patel to make Hyderabad state a part of the Indian Republic? आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पोलो। देखिए, who was the first Home Minister of India? It's your Sardar Patel. Where is the Statue of Unity? It's at Gujarat. Which of the following statement is not correct about all the actually जो Statue of Unity का height है वो क्या है? 182 meters and it is not equal to the height of the Statue of Liberty जिसका height था 93 meters only, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा B. When is National Unity Day? It's celebrated. It's your 31st October. चलिए, when did the 1971 war begins? आपका आंसर हो जाएगा 3rd of December. External Affairs Minister S. Jaishankar announced the candidature of India non-permanent membership of the United Nations Council. तो उसका टाइम हो जाएगा 2028 to 29, ठीक है। Who is the Miss World 2022? It's your Sargam Koshal. चलिए नेक्स्ट। Who is appointed as the Chancellor of Gati Shakti University? It's your Ashwini Vaishnav. Where is headquarters of NMDC? It's in your Hyderabad. Which ministry owned the platinum icon? तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके। Who is appointed as the Chancellor of Gati Shakti University? Ashwini Vaishnav, and he is also the Railway Transport Minister of India. Where is headquarters of NMDC? It's at your Hyderabad. Actually, the slide is repeated. What is the range of the ballistic missile Pralay? Its answer will be 150 to 500 km. Pralay ballistic missile is a surface to surface based missile. Okay. तो 22 दिसंबर में देखते हैं क्या क्या इवेंट्स रहे थे। सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिनेश कुमार शुक्ला नेम्ड एज न्यू हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। सो द बोर्ड, the short form is, this board is AERB. Actually, I am going to take a class in which I will elaborate all the government regulatory boards one by one, and in this way you are going to know all the important boards of India. Okay, तो चलिए इसमें अगर क्वेश्चन बन जाता है हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ AERB, आपका आंसर क्या होगा? इट्स योर, कौन है यहाँ पे? हम देखे थे दिनेश कुमार शुक्ला जो थे, he is appointed as the
new chief of the Atomic Energy Regulatory Board, AERB. Okay, so your answer will be Dinesh Kumar Shukla, B. And I have also included other three options, and these three options are also important. Look, here is Debashish Panda, and he is the chief or CEO of or chairman of the IRDAI. Okay, and the other is Shashikant Das, he is the governor of RBI. Okay, and the third one is BIS. Okay, the chief of BIS is प्रमोद कुमार तिवारी. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं. व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB. जब हम डिस्कस करेंगे हर एक रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर, तो हम एक टेबल कंटेंट बना के लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए. उधर पे हर एक हेडक्वार्टर लिखा रहेगा और वो जो रेगुलेटरी बोर्ड है वो कौन सा सेक्शन में काम करता है वो भी उधर एलाबोरेट रहेगा. ठीक है, तो हम एक दूसरी वीडियो में देखेंगे अच्छे से. तो चलिए, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफ रेगुलेटरी बोर्ड AERB, इट इज इन योर मुंबई. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड फाउंडेड, ये कब फाउंड हुआ था? 15th ऑफ नवंबर 1983 को ये फाउंडेशन हुआ था. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो इस वीडियो में जो नेशनल करंट अफेयर्स रहेगा, हम अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और हर एक इंपॉर्टेंट इनोवेशंस इस वीक में जितने भी रहे थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी तक एक अपॉइंटमेंट देख लिया, अभी और एक दूसरे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सुहेल आजाज खान नेम्ड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया. तो इंडिया का जो नया एम्बेसडर सऊदी अरेबिया पे अपॉइंटेड हुआ है वो कौन है? सुहेल आजाज खान. ठीक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहता है वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये सारी चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए. ओके, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया? सो योर आंसर विल बी सुहेल आजाज खान. ओके, देन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? इट्स योर रियाद. ठीक है, सऊदी अरेबिया का करेंसी क्या होता है? वो है सऊदी रियाल. ठीक है, सऊदी अरेबिया का जो किंग है वो कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया. ओके, और अगर आपको ये जो रियाद है सऊदी अरेबिया के है, चाइना का क्या है? वुहान. इंडिया का क्या है? INR, इंडियन रुपीस. बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेशी टाका. और ऐसे करके जो भी डॉलर कौन सा कंट्री का होता है? अमेरिका का. पाउंड कौन से कंट्री का होता है? हर एक कंट्री का जो करेंसी होता है वो आपके लिए याद रहना चाहिए. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्या है मैं भूल रहा हूँ, रशिया का रूबल, इट्स रूबल. ओके, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए. तो देखिए दिसंबर 23 में और एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ था. एक्चुअली अपॉइंटमेंट नहीं, एक अवार्ड मिला था. देखिए, सेत्रिचेम संगताम, ही वाज बिलोंगिंग फ्रॉम नागालैंड. ओके, अवार्डेड रोहिणी नायर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट. तो रोहिणी नायर अवार्ड मिला है इनको, प्राइज मिला है. तो पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि रोहिणी नायर जो प्राइज होता है वो किसके लिए दिया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है. ठीक है, सेत्रिचेम संगताम हु हेल्प्ड triple the incomes of 1200 marginalized farmers in ईस्टर्न नागालैंड. ईस्टर्न नागालैंड में 1200 जो मार्जिनल फार्मर्स लोग थे उनको इन्होंने बहुत हेल्प किया था. किस काम में? जो एग्रीकल्चर के थ्रू अपना जो पोटेंशियल था, एग्रीकल्चर के पोटेंशियल थे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, उन्होंने ट्रिपलाइज किया है. और इसमें योगदान किसका था? सेत्रिचेम संगताम जी का. ठीक है, in Eastern Nagaland was awarded the first Rohini Nair Prize for outstanding contribution to rural development. तो इन्होंने अपना जो योगदान दिया था रूरल डेवलपमेंट में, इसी के लिए इनको ये वाला प्राइज दिया गया था. तो हमको अभी ये मालूम चल गया है जो रूरल डेवलपमेंट में आपका योगदान देंगे अच्छे से और ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे से काम करेंगे उनको ही ये वाला अवार्ड दिया जाएगा, रोहिणी नायर अवार्ड. ठीक है, ये जो प्राइज का अवार्ड है उसका और कुछ खास बात जान लेते हैं हम. द प्राइज हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द फैमिली ऑफ द लेट डॉक्टर रोहिणी नायर. एक्चुअली रोहिणी नायर वाज अ डॉक्टर एंड eminent scholar administrator. She is also a very good administrator, scholar administrator who spent much of her professional life working on issues related to rural development in India. उन्होंने अपनी उम्र में हर एक टाइम रूरल डेवलपमेंट के लिए अच्छे अच्छे काम किए गए हैं और इसीलिए ये जो रूरल डेवलपमेंट का जो प्राइज रखा गया है उनके नाम पे इसको रखा गया है. ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए हु ओन द रोहिणी नायर प्राइज, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेत्रिचेम संगताम. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. देखिए इंटरेस्टिंग न्यूज. ठीक है, UIDAI
ये जो UIDAI है जो आधार कार्ड पब्लिश करते हैं और हर एक सिटीजन का आधार कार्ड डाटा रखता है, ठीक है। इनका जो बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर का जो बिल्डिंग है, विंस टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। उनको क्या मिला है? ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड मिला है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? UIDAI का फुल फॉर्म है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, हैज ओन द प्रेस्टिजियस गृहा एक्सटेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022, ए टॉप नेशनल लेवल ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड, ठीक है। तो देखिए कुछ बात जान लेते हैं कि क्यों मिला, इसका बिल्डिंग का क्या ऐसा खासियत रहा है कि इसको ऐसा प्राइज मिल गया है। UIDAI HQ has been declared a winner among the existing highest rated building category. UIDAI believes and promotes the idea of recycle and reuse to reduce carbon footprint. तो इनका यह कहना है कि हम प्रमोट करते हैं और रिसाइकिल में हमारा जो योगदान देते हैं, जिसके थ्रू हम रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन को और कार्बन फुटप्रिंट को, ठीक है। इट हैज बीन हार्नेसिंग सोलर पावर टू सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो इनका एक लाइन ड्रॉप हो गया था। इट हैज बीन हार्नेसिंग सोलर पावर to meet a portion of its energy consumption. It is recycling and reusing water and has been adhering to sustainable waste management practices. तो देखिए ये जो गृहा है ये एक ऐसा अवार्ड है, एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आप अपना नाम दर्ज कर पाएंगे। अगर आप जो सोसाइटी में रहते हैं, आप जो बिल्डिंग में रहते हैं, उसमें हर एक तरह के जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होता है, ठीक है, ग्रीन रिसोर्सेज यूज़ होता है, हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का वहाँ पे यूज़ में नहीं करेंगे, ठीक है, तो कार्बन एमिशन कम होगा। अगर आपका बिल्डिंग ऐसा होता है और इसमें जो हाईएस्ट पीक पे रहता है इस कैटेगरी में, उसी को ये वाला अवार्ड दिया जाता है। तो अभी देखा गया है पूरा इंडिया में जब ये एक सर्वे हुआ था, एक कंपटीशन हुआ था, इस कंपटीशन में कौन सा जो बिल्डिंग था, UIDAI हेडक्वार्टर का जो बिल्डिंग है, उसी ने प्राइज गेन किया है, ठीक है, गृहा एक्सटेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड, ठीक है, याद रखना आप। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ओन, तो आपका आंसर हो जाएगा UIDAI, ठीक है, एकदम ईजी था सवाल। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर सेशन 102%। एक्चुअली राज्यसभा का जो प्रोडक्टिविटी था वो बोला जा रहा है कि 102% तक चला गया था अभी, सो इट्स बेटर, ओके। ऑन फ्राइडे द फाइनल डे ऑफ द विंटर सेशन द राज्यसभा वाज एडजर्न्ड साइन डाई। तो देखिए ये जो वर्ड्स होता है पॉलिटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहता है, जैसे एडजर्न साइन डाई हो गया, एक्चुअली है क्या है टर्म, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक पूरा टेबल कंटेंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो बॉडीज रहते हैं और इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस रहते हैं असेंबली का, वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे बोला गया है कुछ यहाँ पे मैचिंग दिया गया है 1 2 3 4 करके बोला गया है। एडजर्नमेंट क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ ए सिटिंग ऑफ ए पार्लियामेंट फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड। तो एक्चुअली यहाँ पे जितना ऑप्शन दिया गया है वो सभी इनकरेक्ट है। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको मालूम चलेगा क्यों ये इनकरेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन लिखा गया है वो गलत है। तो प्रॉपर फंक्शन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल कंटेंट रेडी किया है। लीडर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट का और असेंबली का बोथ ऑफ द हाउस के लिए एक लीडर ऑफ द हाउस रहता है, ठीक है। वो कौन होता है? नॉर्मली वी नो हिम एज प्राइम मिनिस्टर। देयर इज अ लीडर ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये बोला गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एक ऑपोजिशन लीडर भी रहेगा। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हैज नॉट लेस देन 1/10, जो ऑपोजिशन पार्टी रहेगा उनका सीट ना 1/10 होना चाहिए, वरना उसको हम ऑपोजिशन नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर क्या रहेगा? व्हिप रहेगा। और व्हिप क्या काम करता है? असिस्टेंट फ्लोर लीडर होता है वो, और अटेंडेंस का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है, और बिहेवियर। हर एक आदमी जो वहाँ पे जो मेंबर MP जो बैठे रहते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका अटेंडेंस क्या होता है, वो सब कौन काम करता है? व्हिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। समोनिंग, तो कौन जो सेशन जब स्टार्ट होता है तो समोन किया जाता है, ठीक है। तो कितना सेशन होता है? टोटल 3 सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो उनको समोन किया जाता है, और जब समोन होगा उसको तो एंड भी करना पड़ेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एडजर्न्ड। द प्रीसीडिंग ऑफिसर टर्मिनेट्स ए सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नॉट ए सेशन। सेशन क्या है और सिटिंग क्या है? जब एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इतने महीने से शुरू होकर इतने महीने तक चलेगा, तब ये पूरा टाइम पीरियड को हम बोलेंगे सेशन। और एक हर एक दिन जो छोटा छोटा यूनिट रहते हैं कि आज हम ये वाला डिस्कस करेंगे, कल हम ये वाला बात डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं सिटिंग्स, ओके। तो ये बोला गया है कि एडजर्नमेंट का मतलब है कि पूरा सेशन डिजॉल्व नहीं हो गया, सिर्फ एक सिटिंग को हम अभी के लिए रद्द कर देंगे, ठीक है।
डजंट अफेक्ट एनी बिल्स और कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो वो कोई भी अगर प्रोसीडिंग में मूव कर दिया होगा, कोई बिल अगर असेंबली में मूव कर दिया होगा तो उस बिल को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो बिल रद्द हो जाएगा फिर से इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर देखते हैं एडजंक्ट साइंडाई क्या होता है। टर्मिनेशन ऑफ ए सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड। इंडिफिनिट पीरियड के लिए अगर आप कोई सीटिंग को टर्मिनेट कर देते हैं तो वो क्या कहा जाता है, एडजंक्ट साइंडाई। प्रोरोगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन बाय द प्रेसिडेंट एंड एज एन इफेक्ट ऑफ बिल्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जब प्रेसिडेंट के द्वारा कोई सेशन को पूरा एकदम क्या कर दिया जाता है, हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोरोगेशन। और इसके बाद क्या होता है, डिसोल्यूशन। इट टर्मिनेट्स द लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। डिसोल्यूशन कब होता है, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब वो जो बॉडी है पूरा हाउस को इसको डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। उसके बाद नया इलेक्शन होगा और फिर से एमपी लोग सिलेक्ट होंगे, ठीक है। सो डिसोल्यूशन इज द डेंजरस प्रोसेस, ओके। और द लेम डक सेशन पार्टिकुलरली आई फाइंड इट लिटिल बिट फनी फॉर माई सेल्फ। एक्चुअली क्या होता है, एक्सपेक्टेड बहुत लोग रहते हैं कि इस बार हम एमपी बने हैं, अगली साल भी हम एमपी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग अगले साल नहीं भी बन पाते। तो एक ऐसा सेशन रहता है लेम डक सेशन जो एकदम आखिरी में होता है। तो ऐसा बोला जाता है जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते चुन के दोबारा, उनको हम कहते हैं लेम डक्स, ओके। और इसीलिए इस सेशन को क्या नाम दिया गया है, लेम डक सेशन। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए टाइटल, NHPC Limited has been awarded as the winner of the best globally competitive power company of India hydropower and renewable energy sector प्रकाशमय। तो बोला गया है NHPC जो लिमिटेड है उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा इनाम दिया गया है प्रकाशमय, ठीक है। प्रकाशमय एक सेक्टर है, एनर्जी रिसोर्स का सेक्टर है। तो प्रकाशमय 15th NHPC अवार्ड 2022 aims to recognize hydropower projects as major renewable energy assets that enable sustainable development goals through renewable energy portfolio growth। तो ये जो कंपनी है NHPC लिमिटेड, NHPCL एक्चुअली, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हाइड्रो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है उनको बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाता है। तो हमको पता ही है जो हाइड्रो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है वो कैसा रहता है, वो एक ग्रीन एनर्जी रहता है, ठीक है। उसमें कार्बन एमिशन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज़ ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है, और सस्टेनेबल भी है। सो इसीलिए इसको बेहतरीन अवार्ड दिया गया है प्रकाशमय 15th NHPC अवार्ड 2022। तो इससे अगर पूछा जाए जो कौन सी कंपनी को ये वाला अवार्ड मिला है तो आपको पता ही होगा NHPC लिमिटेड, अभी हमने पढ़ा है, तो यही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए पिक्चर, यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। देखिए वीरबल दिवस, ये वाला दिवस आप अच्छे से याद रखिए, क्या है, वीरबल दिवस। तो एक एक्चुअली क्यों मनाया जाता है, 26 दिसंबर को वीरबल दिवस कहा जाता है। इज ऑब्जर्व एट वीरबल दिवस। वीरबल दिवस एम्स टू मार्क द मार्टियरडम ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह सन, जो सिख का गुरु थे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जो सन थे साहिबजादा दास बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी, तो उनको ही एडमायर करके ये वाला दिन वीरबल दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज योर वीरबल दिवस, ओके। याद रखना, कोई दूसरा मार्क करके नहीं आ जाए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, December 7, 27 का। पर्टिकुलरली ये वाला न्यूज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ परचेस कर लेते हैं और बाद में बहुत परेशानी में हमको पड़ना पड़ता है कि उसका सर्विस अच्छे से नहीं मिल रहा है, कोई टूट फूट गया है या कोई खराबी हो ही सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में हम बोल नहीं सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि ये वाला इतने दिन तक टिकाऊ रहेगा। कभी कभी देखा जाता है कि 2-3 हफ्ते में या साल भर में वो जो नया कंडीशन था वो नहीं रहता। नया कंडीशन तो बिल्कुल नहीं रहे क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे होंगे। फिर भी देखा जाता है क्या, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो अच्छे से मेंटेन ना होने की वजह से उसका एकदम प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह से देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च्ड ए होस्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द राइट टू रिपेयर पोर्टल। क्या बोला है देखिए,
राइट टू रिपेयर पोर्टल NTH मोबाइल ऐप, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो जैसे पहले होता था राइट टू एक्ट कि आपको कुछ जानने का अधिकार है, तो अभी इसी तरीके है कि राइट टू रिपेयर, जो रिपेयरिंग है वो आपका हक है, ठीक है, और आप इसका मांग कर सकते हैं। तो इस पोर्टल में एक्चुअली क्या होगा, जो ऐप रहेगा, जो कंपनी रहेगा, देखिए वो कंपनी क्या करेगा, देखिए ऑन द राइट टू रिपेयर पोर्टल मैन्युफैक्चरर्स विल शेयर द मैनुअल, मैन्युफैक्चरर्स वो जो प्रोडक्ट रहेगा उसका मैनुअल वहाँ पे शेयर करेगा ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स विथ कस्टमर्स सो दैट दे कैन आइदर रिपेयर, ओके, वो उसको रिपेयर कर पाएंगे अगर उसका मैनुअल उधर पर रहेगा, बाय थर्ड पार्टीज रेदर देन डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, और ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से हम उसको रिपेयर कराएं। इनिशियली मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मिंग इक्विपमेंट्स विल बी कवर्ड। तो इसमें इनिशियली जो ये वाले प्रोडक्ट मैंने अभी बोला है इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि और कौन सा प्रोडक्ट हम इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ए कंप्लेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज्ड विद इन 90 डेज, उसको सॉल्व कीजिए 90 डेज के अंदर ऑफ इट्स फिलिंग एंड विद इन 150 डेज व्हेनेवर एक्सपर्ट एविडेंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु लॉन्च दिस ऐप, आपका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जी। ओके, चलिए पंजाब रैंक सेकंड इन एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड गोफ्ट। तो पंजाब का एग्रीकल्चर हम सभी को पता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे 5 नदियाँ हैं, ठीक है। तो वो कौन से 5 रिवर्स है आप गूगल कीजिए और यहाँ पे कमेंट कीजिए, मुझे देखना है, ठीक है, कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप देख रहे हैं, आप भी अपने आप को एवर करने के लिए सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल के जाइए कमेंट में कि जो 5 रिवर्स पंजाब में होके जाते हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो बोला कि पंजाब का जो मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर है वो सेकंड रैंक पे है इंडिया पे। तो ये तो होना ही था क्योंकि जो HYVs एक्चुअली हाई यील्ड वेराइटी जो सीड था वो पंजाब में बहुत अच्छे से लागू किया गया था। तो पंजाब का प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी था वो बहुत बेहतर है और इसका वहाँ का इरिगेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे 5 रिवर्स है एक्चुअली। हाँ, तो जो क्रॉप्स एक्चुअली पंजाब में मिलते हैं तो देखते हैं कौन से क्रॉप्स मिलते हैं। जैसे देखिए राइस, wheat, these are major crops of Punjab: maize, bajra, sugarcane, oilseeds and cotton. But rice and wheat alone constitute 80% of the total gross cropped area. जो राइस और wheat है वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो which state took the first position? यहाँ पे तो पंजाब ने सेकेंड लिया है, तो फर्स्ट पोजीशन कौन है, वो है मेघालय, याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पबजी वालों के लिए अच्छा न्यूज़ है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, ई स्पोर्ट्स गेट्स रिकॉग्निशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स। एक्चुअली पबजी एक ऐसा गेम है जो यहाँ पे खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, इतनी खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बोला गया है ई स्पोर्ट्स गेट रिकॉग्निशन। जो ई स्पोर्ट्स है, देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे इवेंट हमने कवर किए हैं जिसमें हम ओलंपिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया कि वनडे मैच रख दिया, लेकिन अभी क्या होगा, ई स्पोर्ट्स का भी अच्छे से हम मैच रखेंगे, ठीक है। और ई स्पोर्ट्स को भी हम क्या करेंगे, जो आउटडोर गेम्स है उसकी तरह हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ई स्पोर्ट्स इन इंडिया कम्स अंडर द व्हिच मिनिस्ट्री। तो यही बोला गया है कि जो ई स्पोर्ट्स होगा क्या होगा, रिकॉग्निशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है। तो इसका भी बहुत सारा इवेंट आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ई स्पोर्ट्स इन इंडिया कम्स अंडर द व्हिच मिनिस्ट्री, इट्स योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इससे पहले एक्चुअली ई स्पोर्ट्स के बारे में कुछ ऐसा आर्टिकल या ऐसा कुछ लॉ नहीं बना हुआ था, तो वो भी ऑफिशियल ये बन के आया है, ठीक है, रिकॉग्निशन गवर्नमेंट की ओर से। टाइटल, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अपॉइंटेड इंजीनियर इन चीफ ऑफ आर्मी। तो आर्मी का जो इंजीनियर इन चीफ रिसेंट में वो कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, ठीक है। तो हु अपॉइंटेड एज द इंजीनियर इन चीफ ऑफ आर्मी, ही इज योर अरविंद वालिया, ये आप याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो 3 नाम डिस्कस किए हैं वो भी किसी ना किसी ग्रुप का चेयरमैन है, यानी जो चीफ है, हाँ ठीक है। तो हरपाल सिंह कौन सा फील्ड का चीफ है, मनोज मुकुंद नवरकन वो कौन सा फील्ड का चीफ है, मार्शल विवेक राम चौधरी वो कौन सा फील्ड का चीफ है, वो आप गूगल कीजिए थोड़ा, ठीक है, और ये पता लगाइए।
देखिए, प्रेसिडेंट मुर्मू लेड फाउंडेशन स्टोन्स फॉर प्रसाद प्रोजेक्ट फॉर 2 टेम्पल्स इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में द्रौपदी मुर्मू ने 2 टेम्पल का फाउंडेशन जो स्टोन है वो रखा है। द प्रसाद स्कीम वॉज लॉन्च्ड। प्रसाद जो स्कीम है वो एक्चुअली है क्या? एम्स टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू पिलग्रिमेज, हाँ, जो दर्शनार्थी होते हैं, एंड हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशंस इन इंडिया। वो क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए वो कुछ हेल्प करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं, जहाँ पे पिलग्रिमेज और हेरिटेज टूरिज्म बन सकता है। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ प्रसाद प्रोजेक्ट 2 टेम्पल्स इन तेलंगाना। अभी तो तेलंगाना पे 2 यहाँ पे 2 टेम्पल्स है जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने हेल्प किया है, ठीक है, ये जो प्रसाद स्कीम के अंडर में। वो कौन है? फाउंडेशन स्टोन रखे हैं द्रौपदी मुर्मू, हमारा प्रेसिडेंट, ओके, न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट। चलिए, सो द वीडियो इज ऑलमोस्ट ओवर एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक ए क्विक रिकैप, ओके। सो जो भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमको सपोर्ट कीजिए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन यही चाहिए हमको, और हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और जितना भी MCQ यहाँ पे डिस्कस होगा, आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे विजिट करके आपको रोज़ को MCQ उधर मिल जाएगा, ठीक है, सारा कंटेंट उधर पे मिला रहेगा, जो डिस्क्रिप्शन पे हमारा जो लिंक रहेगा। और यहाँ पे चलिए एक क्विक रिकैप मार लेते हैं हम, तो जो वीडियो है बार बार नहीं देखना पड़ेगा, अभी से सब कुछ एकदम हो जाएगा, ठीक है। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ AERB? योर आंसर विल क्या होगा? दिनेश कुमार शुक्ला, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। Where is the headquarter of Atomic Energy Regulatory Board? It's in your Mumbai, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who is appointed as the new ambassador of Saudi Arabia? It's your सुहेल आजाज खान, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who owned the रोहिणी नायर प्राइज? It's your सेथिरचैम संगथाम, ठीक है, सेथिरचैम संगथाम। Which organization own the गृह exemplary? It's सब आपको पता ही होगा, वो जो UID का हेडक्वार्टर का बिल्डिंग है, उन्होंने गेन किया है ये वाला अवार्ड। Which of the following is are correctly matched? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? None of the above. Who has earned the Prakashmai 15th NRC Award 2022? वो हो जाएगा आपका NHP से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं। 26 December is observed as it is your Virval Divas. Who launched a host of new initiatives including the right of repair? पीयूष गोयल जी ने एक नया पोर्टल या और ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, एंड टीच ऐप। Which state took the first position in average monthly income per agriculture household? First मेघालय एंड सेकेंड योर पंजाब। चलिए, ये स्पोर्ट्स इंडिया काउंसिल अंडर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। हु अपॉइंटेड एज द इंजीनियरिंग चीफ? आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद वालिया, ठीक है। Who laid the foundation stone of the Prasad project for 2 temple in Telangana? It's you, द्रौपदी मुर्मू। So thanks a lot from the team of Showmiz जो हमारे साथ बने रहे हैं। तो न्यू ईयर का शुरुआत है, अगले वीक में फिर से मुलाकात होगी और बहुत सारा नया प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, देखेंगे, बने रहिए। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द टीम ऑफ शोमिश।